हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे बहुत ही पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं NDS 19, हाँ जी, एम्प्लॉय बेनिफिट के ICI के स्टडी मटेरियल के नए क्वेश्चन विच इज एप्लीकेबल फॉर द मई 21 एग्जामिनेशन ऑनवर्ड। एक्चुअली जब मैंने ना क्वेश्चन आंसर की नए न्यू क्वेश्चंस की सीरीज अपलोड की थी तो बहुत सारे जो थे बच्चे उनका एक ही डाउट था, सर कि NDS 19 के क्वेश्चन ना आप एक उसकी वीडियो डाल दो। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई मेरे पास, तो मुझे लगता था कि ठीक है कि चलो अभी ठीक है, टाइम है, मैं डाल देता हूं। तो आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने, झूठ नहीं बोलूंगा। 10 मार्च 10 मार्च को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके सामने। टाइम हो चुका है 7:20 PM शाम के। तो आज उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो यूट्यूब पे रात तक आ जाए रिकॉर्ड करने के बाद। एंड मेरा नाम है कार्तिक, आपको पता ही है, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 9 इन CA फाइनल एग्जामिनेशन। एंड I love standards. To be very honest with you, I really love इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। एंड हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बहुत ही इजी वे के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्चुअली। आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मेरी कोई भी वीडियो देख लेना, बच्चे का एक डाउट आता है, सर FI की वीडियो, सर FI समझ नहीं आ रहा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। भैया मेरे यूट्यूब पे जाके इतनी वीडियो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, देखिए आप। कोई डाउट आता है, मैं आपका भाई आपके साथ है, मैसेज कर देना, डेफिनेटली डाउट सोल्व हो जाएंगे। अभी मई 21 के पेपर आ रहे हैं, जी जान लगा दो, हार्ड वर्क करो, NCA बन जाओ, अपना ड्रीम कंप्लीट करो। कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है, सब आसान है, जस्ट आपकी सोच का फर्क है। हमेशा हैप्पी रहना, खुश रहना। एंड कोविड बढ़ चुका है, थोड़ा सा ख्याल रखना एंड अपने चेहरे पे स्माइली फेस जरूर बना के रखना। चलिए अपने अपने भगवान का नाम ले लो, जय जगन्नाथ भगवान की। अब करते हैं स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो को NDS 19 के। ये एक फाइल है कि ICI की चेंजेस कौन कौन से आए हैं, ये ऑलरेडी पता है। ये देखिए NDS 19 के अंदर इतने चेंजेस आए हैं, मतलब नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। इलस्ट्रेशन 1 2 3, कितने क्वेश्चन है पहले हम काउंट करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, बाप रे बाप, 15 16, 16 नए क्वेश्चन आया सर, 16। अरे कोई बड़ी बात नहीं है, 16 क्या 600 आ जाए, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो क्वेश्चन तो क्या, अरे कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपसे सोल्व हो जाएगा। क्योंकि जो बंदा क्वेश्चन को तैयार कर रहा है, कहां से करेगा तैयार? जो NDS के अंदर बातें लिखी हुई हैं, क्वेश्चन वहीं से तो बनेगा ना दोस्तों। और कहां से बनाया क्वेश्चन नया? कहीं से भी बना ले यार, आपका कॉन्सेप्ट अगर अच्छा है ना तो आप फाड़ दोगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। चलिए लेक्चर से पहले अभी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाना ही इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि ICI ने जिस इस कॉन्सेप्ट पे काफी क्वेश्चन ऐड किए हैं एग्जामिनेशन में, हाईली प्रोबेबिलिटी कि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जामिनेशन के अंदर। चलिए, हमारा NDS 19 का नाम क्या है दोस्तों? ये है एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है, डन सर, एम्प्लॉय बेनिफिट। अब जो ये NDS 19 है, इसके अंदर क्या क्या कवर होता है, मतलब किसके लिए बात बोल रहा है? एम्प्लॉय के लिए बात बोल रहा है। और एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज आल्सो एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एज पर NDS 19। NDS 19 क्या बोलता है? जो कंपनी का डायरेक्टर भी है ना, वो भी एम्प्लॉय है, जो कंपनी का CEO भी है ना, वो भी एक एम्प्लॉय है। एंड उसका बेनिफिट क्या होगा? एम्प्लॉय का बेनिफिट, एम्प्लॉय का बेनिफिट क्या हो सकता है? इट मे बी अ सैलरी, इट मे बी अ सैलरी, इट मे बी अ पेंशन फंड, बिल्कुल सर। इट मे बी आपकी जो ग्रेचुटी है वो भी हो सकती है। इट मे बी और आपका जो आपका फंड है प्रोविडेंट फंड है, मतलब कि जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के कंप्लायंसेस कंपनी को करने पड़ते हैं वो भी आ जाएगा। इट मे बी अ बोनस, इट मे बी अ बोनस। और बोनस का ध्यान रखना कि अगर कंपनी ने बोल दिया बोनस देंगे तो इट मे बी अ लीगल ऑब्लिगेशन और मे बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, ये चीज ध्यान रखना। इट्स आल्सो अप्लाई टू अ बोनस एंड इट्स आल्सो अप्लाई टू आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग है। कई बार कंपनी क्या बोल देती है अपने एम्प्लॉइज को कि बेटा काम करो, बहुत ही तगड़े से एफर्ट करो। मान लो मैंने अपनी कंपनी खोल दी KG एजुकेशन के नाम से, जो मेरा अभी वेंचर चल रहा है, उसके अंदर मैंने 4-5 बंदों को हायर कर लिया एंड मैंने बोल दिया कि आपको मेहनत करनी है, जी तोड़ काम करना है। अगर मेरी कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा तो उसमें से 5% आप ले लेना, 5% आप ले लेना। और मैं हर साल ये 5-5% का अपने जो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो है उसमें इनको एलोकेट करता जाता हूं। और एक साल क्या होता है, मैंने कंपनी के एम्प्लॉयज को इन्फॉर्म नहीं किया कि मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा,
क्या उस केस में वो मेरा एम्प्लॉय बेनिफिट में कंसीडर किया जाएगा? डेफिनेटली कंसीडर किया जाएगा। क्यों सर? क्योंकि अगर बोनस की बात आती है या आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग की बात आती है, उसमें लिखा हुआ है इट मे बी अ लीगल ऑब्लिगेशन और इट मे बी अ कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू पेड बाय द एंटिटी। एक्सपेक्टेशन कैन चेंज, मतलब कि 5 आपका पहले था रेशियो 5% का कि जितना प्रॉफिट आएगा उसमें से 5% मेरे एम्प्लॉइज का है। एक्सपेक्टेशन में भी चेंज, आप बोल सकते हो कि नहीं भैया इस साल 5 नहीं, इस साल मैं 4.5% आपको दूंगा, इट इज ओके। लेकिन दोस्तों अगर कंपनी ने लीगली नहीं बोला, अगर कंस्ट्रक्टिव भी है, ध्यान रखना इस वर्ड को, कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, तब भी आपको ट्रीट करना पड़ेगा इन द केस ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। और सबसे बड़ी चीज इसमें जो कंसीडर होती है वो है लीव इनकैशमेंट। क्या होती है वो? लीव इनकैशमेंट। समझना, अरे बहुत ही सिंपल है। लीव इनकैशमेंट मतलब कि सैलरी के अलावा कंपनी को ये एक्स्ट्रा खर्चे हैं जो पे करने पड़ते हैं। सैलरी मतलब बेसिक पे जो कंपनी को पे करनी ही करनी पड़ेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता, उसको कोई स्टैंडर्ड नहीं रोक सकता। अरे एम्प्लॉय सैलरी तो कंफर्म लेगा ना। लेकिन उसके साथ साथ हमको इंडिया 19 की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? हमको इसलिए पड़ी ताकि कंपनी का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो ठीक हो सके। और उस केस में कॉम्प्लेक्सिटी कहां पे आती है? जब आपका केस होता है प्रोविडेंट फंड का, ईएसआई का, इंश्योरेंस का, बोनस का, लीव एनकैशमेंट का, आपका पेंशन फंड का, आपकी जो भी आपकी मेडिकल एक्सपेंडिचर है, सबका खर्चा का हिसाब इंडिया 19 रखता है। अब बात करते हैं लीव एनकैशमेंट की। कई बार क्या होता है कंपनी अब आपको पता होगा, अगर आपके भाई बहनों ने, आपके फादर ने, कोई भी आपके नॉन में होगा जो अभी जॉब कर रहे हैं, उनसे पूछ के देखना क्या सर एक बात बताना, किससे पूछ के देखना कि सर आप जॉब करते हो? बोलेगा हाँ जी मैं जॉब करता हूं। तो ध्यान रखना उस इंसान को जो जॉब कर रहा है उसे डेफिनेटली मेडिकल लीव्स जरूर मिलती होंगी, मेडिकल लीव्स जरूर मिलती होंगी एंड कैजुअल लीव जरूर मिलती होंगी। कैजुअल छुट्टियां एक तो होती है मेडिकल लीव्स, मतलब कि एक साल के अंदर 8 लीव, एक साल के अंदर 20 लीव मेडिकल लीव। एक होती है कैजुअल लीव, आपकी मर्जी है, आपको कंपनी ने ऑप्शन दे दिया कि 365 डेज है भैया, उसमें से 30 डेज की आपकी कैजुअल लीव है, आप ऑफिस आओ ना आओ कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम आपको उसके पैसे कंफर्म दे देंगे। वो है कैजुअल लीव। एक होती है वकेशन लीव। वकेशन लीव मतलब छुट्टियां बिताने जाओ, कंपनी खुद बोलती है। हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही कम कंपनी ऐसी लीव ऑफर करती है। इसको कौन ऑफर करता है ज्यादा? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, कैसी सी बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं अपने एम्प्लॉइज को ऑफर करती हैं वकेशन लीव विद 100% क्या जो सैलरी हमको देंगे। मतलब कि अगर कोई बंदा मेरी कंपनी में काम कर रहा है और मेरी कंपनी की पॉलिसी ये है कि मैं आपको लीव दूंगा, या आपकी हक है, आपका लीव्स है, तब भी उसको सैलरी मिलेगी उस डे की, तब भी उसको सैलरी दी जाएगी, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी है। अगर बंदा छुट्टी मारता बिना बताए तब उसकी सैलरी काट ली जाती है। लेकिन अगर बंदा बोलता है कि मेरे पास तो लीव्स बची हैं, तो क्या कर सकती है कंपनी? कंपनी कुछ नहीं कर सकती। अब आपको पता है हमारे हिंदुस्तान में ये इंडिया लेके आना क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में एक आदत है कि जितनी छुट्टियां हैं हमको छुट्टी नहीं करनी, हमको तो ऑफिस जाना है, हमको तो काम करना है, हमको तो घर पे टाइम स्पेंड करना ही नहीं है। अरे वेकेशन की बात क्या करते हो? अरे लोग बोलते हैं अरे सर पहले गए थे ना, कहाँ जाते हैं लोग शादी के बाद? शिमला जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, कितने बस एक बार जाते हैं, या कहीं जाएंगे अपने जहां भी जाना होता है, फिर बोलेंगे नहीं यार अभी तो काम करना है, मन के काम करना है, कंपनी का प्रेशर है, बॉस का प्रेशर है। होता क्या है, जो उनकी लीव्स हैं, जो उनकी ऑफिशियली जो उनको लीव्स मिलती हैं, वो उस लीव्स को ले ही नहीं पाते, वो लीव्स को ले ही नहीं पाते। उनकी पूरी की पूरी लीव्स या कुछ लीव्स क्या हो जाती हैं? अनयूटिलाइज हो जाती हैं। उनकी पूरी की पूरी लीव्स या कुछ लीव्स क्या हो जाती हैं? अनयूटिलाइज हो जाती हैं। अब उसकी पिक्चर में आता है इंडियस 19, अब पिक्चर में आता है इंडियस 19। एम्प्लॉय बेनिफिट बोलता है अरे इधर बोलेगा क्यों? कहेगा भाई साहब लीव अनयूटिलाइज हो गई, मतलब कि छुट्टी आपको एलोकेट हुई थी 30 डेज इन अ ईयर, लेकिन आपने सिर्फ छुट्टी ली सिर्फ 3 दिन के अंदर। स्कूल में आपके साथ याद करो, स्कूल के अंदर क्या होता था? जो क्लास का मॉनिटर होता था, खासकर गर्ल्स, कभी छुट्टी नहीं मारती थी।
कभी छुट्टी लिया ना स्कूल में? अरे मैंने तो खूब ली है छुट्टियां स्कूल के अंदर। गर्ल्स कभी छुट्टी नहीं मारती थी और बोलती थी कि हमने कभी छुट्टी नहीं ली एक साल के अंदर, हम हर रोज स्कूल आए हैं, चाहे हमारे फीवर हुआ हो चाहे कुछ हुआ हो, हम स्कूल आते थे। तो वैसे ही एम्प्लॉय होते हैं, कभी छुट्टी नहीं मारते, आते रहते हैं, जो लीव्स मिलती हैं बोलते हैं क्या करेंगे लीव लेके। तो वही सीन हो रखा है यहाँ पे। उन्होंने किया क्या, 30 डेज के अंदर सिर्फ 3 दिन की छुट्टी ली। और 3 दिन की छुट्टी क्यों ली? क्योंकि दूर के रिश्तेदार के अंदर शादी थी, उनकी थोड़ी सी मजबूरी थी, तब जाना पड़ गया उनको, तब उन्होंने छुट्टी ले ली। बाकी गर्मी सर्दी बरसात आए कोविड आए छुट्टी नहीं लेंगे, काम करेंगे, ठीक है। अब जो 3 दिन की यूज तो कर ली, अच्छी बात है, लेकिन सर जो 27 डेज की अनयूटिलाइज रह गई, बच गई, उसका क्या होगा? उस केस में इंडियस 19 क्या बोलता है? इंडियस 19 ने 2 कॉन्सेप्ट दिए हैं। एक तो कॉन्सेप्ट दे दिया एक्यूमुलेटिंग लीव्स का, एक्यूमुलेटिंग लीव्स का, ध्यान से सुनना मजा आएगा। अरे बहुत इजी इंडिया से। एक होता है नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स, नॉन एक्यूमुलेटिंग लीव्स। इस केस में क्या होगा? अगर इस केस में क्या होता है, इस केस में कंपनी पता क्या बोल देती है? कंपनी बोलती है कि हमने आपको लीव्स दी थी, आपने यूज की ना की फर्क नहीं पड़ता हमको, आपने उन लीव्स को, छुट्टियों को यूज किया है या नहीं किया, वी डोंट केयर। आपकी जो भी लीव्स थी, आपकी जो भी लीव्स थी, एट द डेट, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड क्या होगा? आपकी जितनी भी लीव हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, कुछ भी नहीं होगा। जितनी भी लीव है आपकी सब खत्म हो जाएंगी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो उस केस में क्या होगा? क्या कंपनी एज पर इंडियस 19 उस लीव्स का खर्चा बुक कर पाएगी? सर सवाल ही नहीं उठता। अगर लीव्स नॉन एक्यूमुलेटिंग है, इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, अगर लीव्स नॉन एक्यूमुलेटिंग है तब कंपनी कोई खर्चा बुक ही नहीं करेगी। क्यों बुक नहीं करेगी? क्योंकि सर अगर लीव एक्यूमुलेटिंग होती, अगर लीव एक्यूमुलेटिंग होती तब कंपनी खर्चा बुक करने की सोच सकती थी, लेकिन यहां पे लीव एक्यूमुलेट नहीं कर रही। मतलब कि जितने साल की, इस साल की लीव थी आपकी, आपने नहीं छुट्टी ली तो कोई बात नहीं छुट्टी ली, लीव सारी की सारी खत्म हो गई। अगला साल आएगा तो अगले साल की नई छुट्टियां आएंगी, लोगे तो ठीक है, नहीं लोगे फर्क नहीं पड़ता। तो उस केसेस के अंदर कंपनी खर्चा बुक नहीं करेगी, बिल्कुल भी खर्चा बुक नहीं करेगी। तो पिक्चर में नॉन एक्यूमुलेटिंग वाला तो खत्म हो जाता है। अब होता है एक्यूमुलेटिंग लीव्स। कंपनी क्या बोलती है कि सर आपने इस साल लीव्स यूज नहीं करी, आप काम कर सकते हो, इस लीव्स को अगले सालों तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो? इस लीव्स को अगले साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मान लो इस साल आपकी 27 डेज की लीव्स क्या हो गई? अनयूटिलाइज हो गई। आप क्या कर सकते हो? अगले साल इस 27 डेज को भी एक्स्ट्रा ले सकते हो अगले सालों के लिए। समझे इस बात को? उस केस में क्या होगा? उस केस में इंडियस 19 क्या बोलता? वो फिर से सर हम, मेरी बात नहीं हो रही, इंडियस 19 की बात हो रही है यहाँ पे। इंडियस 19 एक ही बात बोलता है, एक ही बात बोलता है कि क्या, एक चीज ध्यान रखना, इंडियस 19 एक चीज पे बड़ा फोकस करता है, वो है एक्सपेक्ट वर्ड को। एक्सपेक्ट वर्ड को, बड़ा खतरनाक शब्द है दोस्तों यार, ये शब्द घुमा देता है, जाल है। क्वेश्चन में कुछ और बोलता है और फिर बोल देता है कि कंपनी एक्सपेक्ट। तो इंडियस 19 क्या बोलता है कि अब कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे काम चलेगा। जितना कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि वो सामने वाला बंदा इतनी लीव्स लेगा, जितना कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि सामने वाला बंदा, किसको? कंपनी को। जितना भी कंपनी को एक्सपेक्टेड है कि सामने वाला बंदा इन फ्यूचर इतनी लीव्स को यूटिलाइज करने वाला है, हम सिर्फ उसी अमाउंट का एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। हम सिर्फ उसी अमाउंट का एक्सपेंडिचर बुक करेंगे। सर खर्चा क्यों बुक करना है? खर्चा बुक करना पड़ेगा दोस्तों, पता क्यों करना पड़ेगा? इसी साल बुक करना पड़ेगा। जिस साल की लीव्स आगे कैरी फॉरवर्ड होंगी, उस लीव्स का खर्चा उस साल बुक करना पड़ेगा। किसको? कंपनी को। अगर उसकी मैनेजमेंट को एक्सपेक्टेशन है कि वो आने वाले टाइम के अंदर लीव्स को यूटिलाइज करेगा, उसको लेना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है उसके पास। इसके अंदर क्यों करना पड़ेगा बताता हूं मैं। इसके अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है वेस्टिंग, एक होता है वेस्टिंग, एक होती है नॉन वेस्टिंग। ध्यान से सुनना, थोड़ा टाइम लगेगा आपका, लेकिन काम की बात है। एक होता है वेस्टिंग, एक होता है नॉन वेस्टिंग। अगर नॉन एक्यूमुलेटेड है तब तो कोई खर्चा बुक ही नहीं होगा, तब तो छोड़ दो। अगर एक्यूमुलेटिंग है, उसके अंदर एक्सपेंडिचर बुक होगा विच द कंपनी एक्सपेक्टेड टू पे, which the company expected to pay।
उसमें दो ऑप्शन है, एक वेस्टिंग एक नॉन वेस्टिंग। वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी चाह रही है कि हम आपको कैश पेमेंट कर दें, कंपनी चाह रही है कि हम इंप्लॉइज को कैश पेमेंट कर दें। कैश पेमेंट किस बेसिस पे कैश पेमेंट करोगे दोस्तों? इसका मतलब है कि जितनी आपकी साल की लीव्स अनयूटिलाइज हो गई, जितने आपकी साल की लीव अनयूटिलाइज हो गई, साल के आखिर के अंदर आपको उन अनयूटिलाइज लीव्स का पेमेंट मिल जाएगा। अपने हिंदुस्तान में यही चीज फॉलो होती है, हम छुट्टी नहीं लेते। क्यों सर? अगर छुट्टी नहीं ली तो उन छुट्टियों के भी हमें पैसे मिल जाएंगे, उन छुट्टियों के पैसे मिल जाएंगे। किसी इंसान की 40 लाख की है सैलरी, वो बताओ वो एक छुट्टी करके कितने पैसे लूज कर रहा है? आई गेस मेरे पास कैलकुलेटर है, और मान लो वो 360 दिन भी काम करता है तो पर डे के 11,000 रुपीज। कैन यू इमेजिन इट? अगर किसी इंसान की 40 से 50 लाख की सैलरी है, अगर वो एक दिन की छुट्टी मारता है, छुट्टी का मतलब है उसके अंदर उसका हक है छुट्टी लेने का, लेकिन वो छुट्टी नहीं ले रहा। हद तो इस बात की हो गई कि वो हक है उसका छुट्टी लेने का, उस दिन के तो पैसे कंफर्म मिलेंगे। जिस दिन वो काम कर रहा है उस दिन के पैसे तो कंफर्म लेगा ही लेगा, क्योंकि 40 लाख तो सैलरी है ही है उसकी, 40 लाख तो वो लेगा ही लेगा। लेकिन 40 लाख के एक्स्ट्रा भी तो लेगा पैसे। एक्स्ट्रा क्यों भैया? 40 क्योंकि वो लीव कंपनी ने दी थी। अगर एम्प्लॉय लीव्स को यूज करता है या नहीं करता, 40 लाख तो उसको मिलना ही है। लेकिन मान लो उसने लीव्स को यूज नहीं किया, लीव्स को यूज नहीं किया, तो अगर उसने लीव्स को यूज नहीं किया और कंपनी ने बोला है कि ये लीव्स आपकी एक्युमुलेटिंग है एंड ये वेस्ट हो जाएंगी, वेस्ट का मतलब है कैश पेमेंट मिल जाएगी आपको एट द एंड ऑफ द ईयर। जितनी लीव्स आपने यूज नहीं करी उन सारे के सारे का क्या करना पड़ेगा आपको? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में ऐड करना पड़ेगा। ये भी आपका एक्सपेंडिचर है, और ये किसका एक्सपेंडिचर है? लीव इनकैशमेंट का आपका एक्सपेंडिचर ट्रीट किया जाएगा। समझ गए? फिर होती है नॉन वेस्टिंग। नॉन वेस्टिंग का मतलब होता है कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। इस साल आपकी 20 छुट्टियां बच गई, इस साल आपकी 20 छुट्टियां बच गई, तो आप काम करना अगले साल के अंदर इसको ले लेना, लेकिन उसका भी खर्चा बुक करना पड़ेगा, लेकिन उसका भी खर्चा बुक करना पड़ेगा। यहां पर एक बात ध्यान रखना, वेस्टिंग के केस में कंपनी की एक्सपेक्टेशन काम नहीं आएंगी। अगर कोई वेस्टिंग वाला सिस्टम है उस केस में कंपनी की एक्सपेक्टेशन काम नहीं आएंगी। अरे एक बात बताओ ना, जब कंपनी को कैश ही पेमेंट करनी है तो कंपनी क्या एक्सपेक्टेशन लेके आएगी? एक्सपेक्टेशन तो यहां पे आएगी ना कि कंपनी को पता है ये एम्प्लॉय तो छुट्टियों में नहीं जाने वाला, इस साल इसकी 20 छुट्टियां कैरी फॉरवर्ड हुई हैं, हमें पता है कि ये एक साल में छुट्टियां लेता है, 2 छुट्टी लेता है, हमें तो पता है कि ये बंदा एक साल में 2 छुट्टी लेता है। तो कंपनी क्या करेगी? नॉन वेस्टिंग के अंदर उस साल का सिर्फ 2 डेज का ही लीव इनकैशमेंट का एक्सपेंडिचर बुक करेगी, क्योंकि इट इज अ नॉन वेस्टिंग। एंड क्यों? क्योंकि ये कंपनी की एक्सपेक्टेशन है। लेकिन अगर वेस्टिंग है, वेस्टिंग में तो कैश पेमेंट करनी है आपको भैया, उसमें जितनी लीव्स बच गई पूरा का पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। अब सामने एक एम्प्लॉय थोड़ी बोलेगा कि ना 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 सर मैं नहीं पैसे लूंगा, मैं तो पैसे लूंगा ना, वो बात है। वेस्टिंग के केस में जितने भी आपकी लीव्स के बनते हैं एक्सपेंडिचर पर डे के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ जाएगी। नॉन वेस्टिंग में ध्यान रखना, एक्सपेक्टेशन ऑलवेज इंपॉर्टेंट, एक्सपेक्टेशन ध्यान रखनी है, ठीक है? डन सर, इसका प्रोविजन बुक करना पड़ेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, एक नया कॉन्सेप्ट, हम सर थोड़े से चालाक हैं, मुझे पता आप चालाक हो, आपका माइंड बड़ा काम करता है। सर मान लो ये साल है 2021, ठीक है सर 2021 है, हमें लीव्स एलोकेट हुई कि आप ले सकते हो छुट्टियां एक साल के अंदर 15 डेज की, 15 दिन मिले आप छुट्टी ले सकते हो। हमने छुट्टी ली 5 दिन की, 10 दिन की छुट्टी नहीं ली, 10 डेज अनयूटिलाइज्ड, ठीक है? अगर कंपनी बोलती है कि आपकी वेस्टिंग लीव्स हैं, आपको साल के अंदर पेमेंट मिल जाएगी इसके एट द एंड ऑफ द ईयर, कंपनी क्या करेगी? जितनी सैलरी हुई है वो तो पेमेंट कंफर्म देगी देगी, जितनी सैलरी हुई है वो तो पेमेंट कंफर्म देगी देगी, प्लस क्या करेगी? 10 डेज का एडिशनल पैसा आपको मिल जाएगा। समझ गए? क्यों सर? आपने छुट्टी नहीं ली, आपने काम किया उस दिन, देख लो आपकी कितनी महानता है। अगर ये नॉन वेस्टिंग हुई मतलब कैरी फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड कि आप 10 डेज को अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना, अगले साल इसकी लीव्स आपको मिल जाएंगी। तो क्या करोगे? कंपनी को लगता है कि नहीं भैया
10 दिन की छुट्टियां तो इसकी अनयूटिलाइज पड़ी हैं, लेकिन कंपनी को एक्सपेक्टेशन है कि ये तो 5 डेज की ही लीव्स लेगा, ये तो 5 डेज की ही लीव लेगा, तो कितने का प्रोविजन बनेगा, कितने का एक्सपेक्टेशन बनेगा, ध्यान रखना एक्सपेक्टेशन 5 डेज का बनेगा खर्चा उस साल। लेकिन होता क्या है, वो कंपनी की एक्सपेक्टेशन को लात मार देता है, कंपनी की एक्सपेक्टेशन गलत हो जाती हैं और अगले साल वो क्या करता है, 10 डेज वाली जो अनयूटिलाइज लीव्स हैं वो सारी की सारी ले लेता है। कंपनी ने सोचा कितने दिन का था, 5 दिन का, लेकिन वो ले गया 10 दिन का। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में कुछ नहीं होगा, अगले साल के अंदर 5 दिन का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर बुक करना पड़ जाएगा उन लीव्स का, बस ये बात है। क्यों? क्योंकि इट इज अन चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन कैन बी अ चेंज। तो उसको टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि सर अगर अगले साल 5 दिन नहीं हुआ या 4 दिन हो गया तब क्या होगा। अगर 4 दिन हो गया तो कुछ नहीं होगा, 1 दिन का एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा बस। अगर 6 दिन हो गया तो एक दिन का एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। ध्यान से क्वेश्चन को आप सोल्व करने जा रहे हैं अपन, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है भैया? इलस्ट्रेशन 1। चलिए आगे बढ़ो। समझ आ रही है ना आपको कि नहीं आ रही? मैंने टाइम लगाया आपके लिए ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि ये सब मेरे लिए बहुत इजी है क्वेश्चन सोल्व करना, आपके लिए बड़ा आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना आपको पड़ेगा इसके लिए। और एक चीज ध्यान रखना, एक्चुअरियल गेन एंड लॉस रीमेजरमेंट कहां जाती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है। और ध्यान रखना, एज पर इंड AS 12 अगर इनकम टैक्स का रेट दिया हुआ है तो उसका भी डेफर्ड टैक्स तैयार करना पड़ेगा। और रीमेजरमेंट कहां जाती है, कहां जाती है? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाती है। उसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है कि आपको P&L में लेके जाना, एक होता है P&L में नहीं लेके जाना। किस में आएगी? नहीं लेके जाना, P&L वाली कैटेगरी में आएगी। उसका डेफर्ड टैक्स भी बन जाएगा। कहां से बनेगा? नॉट थ्रू P&L, इट इज थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ध्यान रखना इस बात को। हालांकि इस क्वेश्चन का कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता दिया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इलस्ट्रेशन 1। चलिए अब बड़ी इजी है, क्या बोलता आ जाओ। Mr. Rajan is working for Infotech Limited considering the following particulars. Annual salary of Mr. Ranjan is 30 lakh, 30 लाख रुपए कमाता है। देख लो, टोटल वर्किंग डेज इन 10-11, सिर्फ 300 दिन ही काम करना है इसको, सिर्फ 300 दिन ही काम करना है। वर्किंग डेज का मतलब है कि साल में 300 दिन काम करता है, ठीक है। नॉर्मली साल में 365 डेज होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है साल में 300 दिन ही होते हैं, 300 दिन ही काम करना है, ठीक है। लीव्स अलाउड इन 10-11 एज पर कंपनी पॉलिसी, कहता है कि जो लीव्स अलाउड होंगी आपको, कि आप इन 300 डेज में से जो आपके वर्किंग डेज हैं इसमें से आप 10 डेज की लीव ले सकते हो। ये हमारी कंपनी की खुद की पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी है, ठीक है सर। लीव्स यूटिलाइज्ड बाय मिस्टर रंजन 8 डेज। ये अच्छा आदमी निकला भैया, ये अच्छा आदमी निकला, इमरजेंस आदमी निकला। अगर मुझे बोलते कि लीव्स अलाउड है 100 दिन की, तो मैं 100 दिन की लीव्स ले लेता। मुझे बड़ा शौक है मूवी देखने का, घूमने जाने का, ठीक है ना। तो ये है लीव्स यूटिलाइज, मतलब 8 डेज की वो लीव्स को यूटिलाइज कर चुका है। तो यहां पे अनयूटिलाइज कितनी आ गई? 2 डेज की, ठीक है, बिल्कुल सर। द अनयूटिलाइज लीव्स आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट। बाय वे ऑफ पेमेंट कहता, जब भी पेमेंट की बात आती है आपको बताया गया है कि उसी साल उसका हिसाब चुकता कर दिया जाएगा। एंड अगर पेमेंट की बात होती है वो कौन सी होती है बताओ? वेस्टिंग एक्युमुलेटेड लीव्स। दिस इज विच लीव्स? वेस्टेड एक्युमुलेटेड लीव्स। अंडरस्टैंड बेटा? अरे सॉरी यार, बच्चा बोल देता हूं, कई बार प्यार से बोल देता हूं ना। द अनयूटिलाइज्ड लीव्स आर सेटल्ड बाय वे ऑफ पेमेंट एंड अकॉर्डिंगली कैरी फॉरवर्ड ऑफ सच लीव्स टू द सब्सिक्वेंट पीरियड इज नॉट अलाउड। अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अगर आज ही पेमेंट में सेटल कर दिया तो सब्सिक्वेंट हम क्यों अलाउड करेंगे? वो तो तब होता है जब नॉन वेस्टिंग होती है। एंड उस केस में क्या करते हैं अपन? अगर वो नॉन वेस्टिंग है उस केस में हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि जितनी कंपनी की एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग उसका एक्सपेंडिचर बुक होता है। कैलकुलेट द टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर 10-11। अब एक बात बताओ, हमको पूछा है कि बताओ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंडिचर। अब उसकी सैलरी कितनी है आपको पता है, हमको एक्सपेंडिचर कितना बुक करना है एम्प्लॉय वाला? एक तो उसकी सैलरी बुक करनी है, जितनी सैलरी है उसकी, प्लस एक लीव एनकैशमेंट का खर्चा भी तो बुक होगा ना, लीव एनकैशमेंट का।
क्योंकि आपने उसको लीव का बदले पेमेंट दी है, एंड ये सारा का सारा पार्ट, दिस इज योर एम्प्लॉय बेनिफिट। सैलरी कितनी है आपकी 30 लाख की, वो तो खर्चा होना ही है आपका, प्लस लीव इनकैशमेंट का कैसे खर्चा होगा बात बताओ। पर डे की सैलरी कितनी है, क्योंकि हमको लीव इनकैशमेंट 2 डेज की देनी है। पर डे की सैलरी कितनी है उसकी बताओ, 30 लाख डिवाइड बाय 300 डेज, क्योंकि वो सिर्फ 300 दिन ही काम करता है, ही इज वर्किंग ओनली 300 डेज। तो पर डे सैलरी कितनी होगी उसकी 10,000 रुपीज। तो क्या करेगा कंपनी, क्या करेगी बेटा, 10,000 इंटू 2 का एक्सपेंडिचर उसे देगी। क्यों देगी, क्योंकि सर वो 2 दिन एक्स्ट्रा काम पर आया है। 300 दिन में से उसे एक्चुअली काम करना कितने दिन था, 290 डेज उसको काम करना था। ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि 10 डेज का लीव्स का बोनस था। एंड जब भी कंपनी को लीव्स एलोकेट करती है तो उसकी सैलरी तो मिलती ही मिलती है आपको, समझ गए इस बात को। एंड वो बंदा क्या कर रहा है, उसने 2 ही लीव्स को अनयूटिलाइज क्या किया है, अनयूटिलाइज किया है। और ये लीव्स कौन सी हैं, वेस्टिंग लीव्स हैं। तो पूरा का पूरा खर्चा इसी साल बुक हो जाएगा, इसमें कंपनी की एक्सपेक्टेशन काम नहीं आने वाली। तो कितना खर्चा बुक होगा, 30 लाख प्लस 20,000, कितना आ जाएगा, 30 लाख 20,000 का एक्सपेंडिचर आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 का आंसर। ठीक है, चलिए समझ आया ना, देखो आ गया ना। टोटल एक्सपेंडिचर 30 प्लस 2 डेज अनयूटिलाइज लीव्स। हमको डे वाइज कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन कौन सी ऐड हुई है, 2 ऐड हुई है। चलो ठीक है, 2, बहुत बढ़िया। मिस्टर निरंजन इज वर्किंग फॉर इन्फोटेक लिमिटेड। मिस्टर निरंजन काम करता है इन्फोटेक लिमिटेड के अंदर। कंसीडरिंग द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपके सामने दिए हुए हैं, ईयर 10-11, ईयर 11-12, ठीक है। एनुअल सैलरी कितनी है, 30 लाख एंड 30 लाख, मतलब ये तो उनको मिलेगी ही मिलेगी, ध्यान रखना, सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी। सैलरी के बाद जो खर्चे होते हैं उसका भी आपको देखना पड़ेगा, भी खर्चे कौन कौन से होते हैं। नंबर ऑफ वर्किंग डेज, ये भी 300 दिन काम करता है, ये भी 300 दिन काम करता है। तो बताओ सैलरी पर डे कितनी हुई, 10,000 रुपीज, इस साल भी इस साल भी। लीव्स अलाउड, इसके अंदर ही 10 दिन की छुट्टी मिलती है उनको, कंपनी की पॉलिसी है। 10-11 के अंदर भी छुट्टी कितने दिन की मिली है, 10 दिन की अलाउड है, कंपनी की पॉलिसी है। यहां भी 11-12 के अंदर लीव टेकन, यहां पे उसने 7 दिन की लीव्स ले ली, मतलब लीव अनयूटिलाइज्ड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। लीव्स अनयूटिलाइज्ड कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर, किसकी बात कर रहा है, नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड लीव्स की बात कर रहा है। नॉन वेस्टिंग एक्यूमुलेटेड लीव्स की बात कर रहा है कि ये जो लीव्स हैं वो 3 दिन के लिए अनयूटिलाइज है, वो कैरी फॉरवर्ड कर दी गई अपने को, मतलब कि, तो मतलब ठीक है, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस, कंपनी का जो पास्ट एक्सपीरियंस है, इन्फोटेक लिमिटेड एज्यूम्स, उन्होंने ये एज्यूम किया डैट क्या, मिस्टर निरंजन की, जो मिस्टर निरंजन साहब हैं, विल अवेल द अनयूटिलाइज लीव्स ऑफ 3 डेज ऑफ 10-11 इन 11-12। कंपनी को लगता है कि जो 3 दिन की उनकी लीव्स हैं वो अगले साल यूज हो जाएंगी। तो मैंने बताया था कि दिस इज द बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशन, कंपनी की एक्सपेक्टेशन कितने टाइम की है, 3 डेज की एक्सपेक्टेशन है। तो 3 डेज का प्रोविजन का खर्चा और बुक करना पड़ेगा। तो बताओ 10-11 के अंदर कितना खर्चा बुक होगा, 10-11 के अंदर कितना खर्चा बुक होगा सर, एक तो 30 लाख की सैलरी है, ठीक है, प्लस 3 मैन डेज, 3 दिन उसने 3 मैन डेज की लीव कैरी फॉरवर्ड है अगले साल के लिए। कितना पर डे सैलरी है, 10,000। तो कितनी हो गई इसकी, इस वाले की बताओ कितनी हो गई, 30 लाख 30,000। कितनी हो गई इस वाले की, कितनी हो गई, 30 लाख 30,000। बस खत्म। अब एक बात सुनो, अब एक चीज ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगले साल हुआ, छुट्टी कितने मिली, 10 दिन की मिली, यहां पे कितनी मिली, 10 दिन की, लेकिन ले ली बबुआ इसने 13 डेज की लीव्स ले ली। थोड़ा सा माइंड लगाना, छुट्टी कितने टाइम की मिलनी चाहिए थी, 10 डेज की, ले ली कितने दिन की, 13 डेज की उसने लीव ले ली। दे आर टेकन लीव ऑफ 13 डेज। क्यों, क्योंकि सर 3 दिन की तो लास्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड थी ना, 3 दिन की लास्ट ईयर तो कैरी फॉरवर्ड थी ना, बिल्कुल थी।
100% थी सर। 3 दिन की वो लीव्स कैरी फॉरवर्ड थी सर, और हमने 3 दिन की छुट्टी अभी ले ली, अगले साल ले ली 13 डेज की। यहां पर ईयर 10-11 में उसने कितने दिन काम किया? ईयर 10-11 में कितने दिन काम किया सर? 300 दिन तो उसके वर्किंग थे, लीव्स ले ली 7, तो यहां पे इसने काम किया 293 डेज। मानते हो? 10-11 में कितने साल काम किया? 293 डेज। और 11-12 में कितने टाइम काम किया, कितने डेज काम किया सर? 300 डेज तो हमारे वर्किंग डेज थे, लेकिन इसने तो 13 डेज की लीव ले ली। मिलनी कितने चाहिए थी? 10 दिन की, ले कितने दिन की ले ली? 13 डेज की। तो इसने यहां पे काम किया 287 डेज। मतलब कि दोस्तों, मतलब कि यहां पर नॉर्मली देखो, नॉर्मली क्या होता था, एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली काम करने की लिमिट कितनी थी? 290 डेज। क्यों सर? 300 तो टोटल है, 10 लीव्स का भी तो माइनस करोगे ना, नॉर्मल लीव्स का माइनस करोगे, तो हमारी जो लिमिटेशन है वो है 290 डेज की। हमारी जो वर्किंग आर है, जो हमारा वर्किंग डेज है, एक्चुअल में बंदे को काम करना है, वो है मिनिमम 290 डेज, एंड इसके बेसिस पे हम सैलरी देंगे 30 लाख रुपीस। लेकिन जब हम सैलरी पर डे की बात करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए हमको यही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली हमको 300 दिन की काम, क्योंकि काम तो वो अगर वो लीव्स लेके भी जाएगा तब भी उसके सैलरी 30 लाख ही मिलेगी। यहां पे इसने काम किया 293 डेज, मतलब 3 दिन फालतू काम किया, 3 दिन फालतू काम किया। तो हमने क्या किया? 3 दिन का 30,000 रुपीज का खर्चा ऐड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन। दैट्स नॉट एन इश्यूज। यहां पे इसने काम किया 287 डेज, मतलब कि इसने यहां पे 3 दिन कम काम किया, मतलब कि उसने 11-12 के अंदर 3 दिन कम काम किया। करना कितने दिन चाहिए था? 290 डेज नॉर्मली लीव काट के, लेकिन भाई साहब ने 3 दिन की जो लीव्स पिछले साल की थी इस साल उसका यूज कर लिया। तो आपको क्या लगता है कि 30 लाख का 30 लाख एक्सपेंडिचर बुक हो जाएगा? नहीं बुक होगा। कैसे? क्योंकि भैया अगर मैं उस साल की बात करूं, सैलरी कितनी है आपकी? किसकी बात कर रहा हूं? 2011-12 की बात कर रहा हूं। सैलरी कितनी थी आपकी? सर सैलरी तो 30 लाख ही है। वो कोई बात नहीं, वो आपको मिल जाएगी, सैलरी तो आपको 30 लाख ही मिलेगी, वो टेंशन मत लेना। लेकिन यहां पे आपको माइनस करना पड़ेगा एक्सेस लीव्स टेकन। कितनी लीव ले ली? 3 लीव ले ली। कितना खर्चा एक दिन का? 10,000 रुपीज। तो आपको 30 लाख में से 30,000 माइनस करने पड़ेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 29,70,000 का एक्सपेंडिचर अगले साल। पता है क्यों आएगा? कारण है क्योंकि आप 30,000 का ऑलरेडी एक्सपेंडिचर पिछले साल बुक करके आ चुके हो। आप पहले ही वहां पे 30,30,000 का एक्सपेंडिचर बुक करके आ चुके हो। एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि जो आपने पिछले साल प्रोविजन था तैयार किया, वो इस साल रिवर्स हो गया। जो पिछले साल आपने प्रोविजन तैयार किया था ना 30,000 रुपीज का लीव एनकैशमेंट का, वो इस साल वो प्रोविजन रिवर्स हो गया। समझ रहे हो ना? वो इस साल प्रोविजन रिवर्स हो गया। 29,70,000 रुपीज की यहां पे लीव्स बुक हो जाएंगी। समझ गए? देखो क्या आंसर आएगा, ये देखो, क्योंकि यहां पे आपने एक्सेस लीव्स को यूटिलाइज कर लिया, एक्सेस लीव को यूटिलाइज कर लिया। समझ गए? चलो डन हो गया, ये पढ़ लेना। यहां पे देखो जो आपका प्रोविजन है वो रिवर्स हो गया, और होना भी था रिवर्स प्रोविजन, क्यों नहीं होगा? रिवर्स होना ही था प्रोविजन, क्योंकि यहां पे आप ऑलरेडी 30,000 का प्रोविजन बुक करके आ चुके हो पहले से ही, तो उसको रिवर्स भी तो करना है ना। एग्जैक्टली। अगला, अच्छा ये क्या बोलता? अज्यूम सेम इंफॉर्मेशन, जो इलस्ट्रेशन 2 में हम पढ़ते आए सेम टू सेम है। बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस इन्फोटेक लिमिटेड अज्यूम दैट, कब की बात कर रहा है? 2010-11 की बात कर रहा है। 1-2 दूसरा साल था। क्या था? जब हम यहां खड़े थे वो अज्यूम करता है कि वो विल अवेल द अनयूटिलाइज्ड लीव्स ऑफ 2 डेज, वो सिर्फ 2 ही डेज की लीव्स को यूटिलाइज करेगा अगले साल।
एंड बताया था कि कंपनी की एक्सपेक्टेशन पे गाड़ी चलती है, तो अगर वो सिर्फ 2 ही डेज की लीव्स को यूटिलाइज करेगा तो हम क्या करेंगे, 20,000 का ही उसका एक्सपेंडिचर बुक किया जाएगा। 30 लाख की सैलरी तो है ही उसकी, एंड उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 2 डेज का जो मेन डेज है उनके इंटू 10,000, ये बन गया 30,20,000 रुपीज। That's not an issue। अगले साल क्या होता है, अगले साल उस क्या होता है, उसने किया क्या, 3 की 3 लीव्स यूटिलाइज कर ली, उसने 3 की 3 लीव्स यूटिलाइज कर ली, मतलब कि वही सेम बात है, 287 डेज काम किया, उसने 3 की 3 लीव्स यूटिलाइज कर ली। हमने पहले पिछले साल कितने डेज का एक्स्ट्रा प्रोविजन बुक किया था, 2 दिन का बुक किया था, 2 दिन का बुक किया था कि नहीं किया था, बताओ ना। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, अगर मैं इस साल की बात कर रहा हूं, 2011-1-2 की बात कर रहा हूं, क्या होगा, सैलरी कितनी है, 30 लाख। भाई ने काम कितना दिन किया है, 287 डेज की है, क्योंकि बाकी बात तो सेम ही है ना। नॉर्मली करना कितना चाहिए था, अगर वो लीव्स भी पूरी ले लेता, 290 डेज, तो 3 दिन की कम काम किया तो काटो इंटू 3 डेज सैलरी काटो, उसकी कितनी होएगी, 30,000। लेकिन प्लस करना पड़ेगा आपको एडिशनल लीव्स का खर्चा, एक दिन का 10,000 रुपीज का, ये माइनस ये प्लस, पता क्यों, क्योंकि इसने 3 दिन की लीव्स को, इसने किया क्या, 3 की 3 दिन की लीव्स को यूटिलाइज कर लिया। एंड लास्ट ईयर, पिछले साल इसने जो प्रोविजन था बुक किया, वो सिर्फ 2 डेज का बुक किया था, क्योंकि मैनेजमेंट की वो एक्सपेक्टेशन थी कि लास्ट ईयर की, कि अगले साल वो 2 ही दिन की लीव्स को यूज करेगा। लेकिन इसने किया क्या, अगले साल मतलब 11-12 के अंदर जो भी डेट है, उसने 3 की 3 दिन को यूटिलाइज कर लिया, तो 2 दिन का जो है प्रोविजन वो बुक हो चुका है पिछले साल, वो तो इस साल क्या है, रिवर्स हो जाएगा। लेकिन ये 10,000 का एडिशनल एक्सपेंडिचर भी आ जाएगा, क्योंकि ये खर्चा कंपनी को जेब से पे करना पड़ेगा, और वो उसका जो एक्सपेंडिचर का जो प्रोविजन है वो लास्ट ईयर बुक नहीं किया, तो ये आ जाएगा 29,80,000 रुपीज इसका आंसर। ठीक है, समझ आया, बहुत बढ़िया। ये देखिए 10-11 में क्या होता है, 30 लाख सैलरी है ही है, प्लस 10,000 पर डे इंटू 2 डेज, लीव अनयूटिलाइज एक्सपेक्टेड टू बी यूटिलाइज सब्सिक्वेंटली। इन 11-12 30 लाख माइनस 10,000 पर डे इंटू 3 एक्सेस लीव यूटिलाइज, क्योंकि उसने ज्यादा यूटिलाइज कर ली, माइनस करना पड़ेगा, प्लस 10,000 एडिशनल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ये 29,080 लाख हो जाएगा, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, डन हो गया जी। इलस्ट्रेशन 4 तो नहीं है हमारी, 1 भी हो गई, 2 भी हो गई, 3 और 5th है, 5th की बारी है। चलो 5th पे चलते हैं, अभी 5th पे चलते हैं, आ जाओ, पढ़ो क्वेश्चन को फटाफट पढ़ो क्वेश्चन को, 1 सेकंड के अंदर पढ़ो। हाँ भैया, पढ़ लिया क्या, ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर 2 चीज दी हुई हैं, एक है वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंट। अगर क्या वेस्टेड का मतलब क्या होता है, कैश पेमेंट पूरी की पूरी। एक आ गया नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस जो 1 साल के अंदर हो जाते हैं, उस क्यों काम का है, क्योंकि इसके अंदर अगर शॉर्ट टर्म ना होता ना, तो देन वी नीड टू यूज द डिस्काउंट रेट, पीवी वैल्यू, पीवी फैक्टर यूज करना पड़ता अपन को। अगर वेस्टेड का केस है, मैनेजमेंट कुछ भी सोचती रहे, फर्क नहीं पड़ता, पूरा का पूरा खर्चा बुक हो जाएगा। आप क्वेश्चन को पढ़ना, उसके बाद ये सोल्यूशन देखना इसका वेस्टेड का। कहता है 100 एम्प्लॉइज हैं,
अब उसकी 2 दिन की एवरेज क्या है कि अनयूज्ड एंटाइटलमेंट 2 दिन की है, खर्चा 2500 रुपए है, तो अगर वेस्टेड ऑप्शन है तो साल के एंड में तो जिसकी पेमेंट हो ही जाएगी, तो 100 इंप्लॉइज का 2 दिन का खर्चा 2500 रुपए, 5 लाख रुपए आ गया, ठीक है। लेकिन अगर ये नॉन वेस्टेड है, लेकिन भैया आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, मैच चेन्नई सुपर किंग्स का वर्सेस दिल्ली की कैपिटल्स का साथ, अगर यह है नॉन वेस्टेड शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंस, मतलब कि अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होएगी, देन वी नीड टू सी द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन। उस केस में हमको मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड क्या बोलता, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस द मैनेजमेंट एक्सपेक्ट दैट ओनली 20% ऑफ द एम्प्लॉइज, यहां पे 20% नहीं आएगा, वेस्टेड वाले के अंदर 20% 50% क्या नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पे एम्प्लॉइज को कैश पेमेंट होने वाली है, वी द कंपनी नीड टू पे कैश। देन उसके अंदर कोई चक्कर ही नहीं है कि एम्प्लॉय लीव्स को यूज करे ना करे, फर्क नहीं पड़ता, जितना पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बात आती है यूज करने की, तो यूज सारे एम्प्लॉय तो नहीं करते ना, कहता सिर्फ 20% एम्प्लॉय यूज करेंगे, मतलब 100 के 20 कितने आ गए, 20 एम्प्लॉय यूज करेंगे, सिर्फ एक ही दिन यूज करेंगे, 2 दिन नहीं, एक दिन यूज करेंगे, 1 डे। सैलरी कितनी है, 2500 रुपए पर डे की, बताओ कितना आ जाएगा, 50,000 रुपीज, खत्म, बस फटाक से खत्म, देख लो, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मजा आने वाला है आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको लगता है ना कि टेक्निकल क्वेश्चन है, यार मैं कह रहा हूं बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना, वी नीड टू सी ओनली ओवर इन ओवर कॉन्सेप्ट। एसर लिमिटेड हैज 350 एम्प्लॉइज, 350 एम्प्लॉय हैं, सेम एज ईयर अगो, पहले भी वही थे। द एवरेज स्टाफ एट्रिशन रेट ऑब्जर्व ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर रिप्रेजेंट 6% पर एनम। एट्रिशन रेट का मतलब है स्टाफ चेंज होता रहता है, इनका स्टाफ इनका चेंज होता रहता है, इस बात को ध्यान रखना, हर साल 6% स्टाफ चेंज होता है, मतलब कि इस बात को ध्यान रखना, मतलब 94% क्या है, परमानेंट है, 94% स्टाफ क्या है, परमानेंट है, एंड 6% क्या है, टेम्परेरी है, मतलब वो चेंजेस होते रहते हैं हर साल, इनके लिखा हुआ है कि एवरेज एट्रिशन रेट है 6%, मतलब 6% इनका चेंज होता रहता है। तो टोटल इंप्लॉय कितने हैं, 350 का 94% करो, इट इज इक्वल टू 329, मतलब कि 329 इंप्लॉय परमानेंट है, जो लास्ट ईयर थे वो इस साल भी हैं, वी नीड टू अज्यूम दैट, ठीक है। एंड 6% क्या है, टेम्परेरी है, तो बताओ कितना बचेगा, 21 इंप्लॉय टेम्परेरी है, ठीक है सर। एसर लिमिटेड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉय, कोई भी एम्प्लॉय है मिल जाएगा बेनिफिट। पेड वेकेशन, ये आगे ना बड़ी बड़ी कंपनी है जो घूमने के लिए छुट्टियां देती हैं, देख लो कितना आनंद आता है, आप भी सीए बनने के बाद वहीं जॉब करना जहां पे छुट्टियां मिले, मस्त छुट्टी करके आना, ऐश करके आना। 10 डेज पर ईयर, 10 छुट्टी दे रही है एक साल के अंदर एसर लिमिटेड, लैपटॉप कंपनी है ना एसर, वो वाली, यही फीलिंग आ रही है। पेड वेकेशन 10 डेज पर ईयर रिगार्डलेस ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, अरे फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने 30 मार्च को भी ज्वाइन किया है ना, तब भी 10 दिन की छुट्टियां मिलेंगी आपको, हाँ जी। 10 डेज पर ईयर सभी इंप्लॉइज को, 350 के 350 इंप्लॉइज को। कंपनसेशन फॉर पेड वेकेशन इज 100% ऑफ द एम्प्लॉय सैलरी। तो पहले भी कहा था मैंने आपको कि अगर कोई भी वेकेशन कंपनी एलोकेट करती है, तो अगर आप छुट्टी पर भी जाते हो उस दिन, तब भी आपको उसकी 100% एम्प्लॉय की सैलरी मिल जाती है, ठीक है सर। एंड अनयूज्ड वेकेशन, अगर किसी एम्प्लॉय ने 10 डेज की लीव्स को यूज नहीं किया, या 2 दिन को यूज किया, 3 दिन को यूज किया, या जो भी अनयूज्ड लीव्स बची, कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 1 ईयर, 1 साल तक वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी मैक्सिमम टू मैक्सिमम। एज ऑफ 31 मार्च 2011, जो 31 मार्च 2011 तक की बात करते हैं हम, अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड वाज 3 डेज पर एम्प्लॉय। क्या बोला, एज ऑफ 31 मार्च 2011 अनयूज्ड वेकेशन कैरी फॉरवर्ड वाज 3 डेज पर एम्प्लॉय, कि 31 मार्च 11 को 3 दिन एवरेज के अंदर कंपनी मानती है कि 3 दिन हर एम्प्लॉइज का कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा।
एवरेज सैलरी कितनी है 15,000 रुपए पर डे एंड एक्रूड एक्सपेंडिचर फॉर अनयूज्ड वेकेशन वाज 65 लाख। कंपनी ने 65 लाख रुपया का एक्सपेंडिचर बुक कर दिया। कैसे किया हमने नहीं देखना, हमसे नहीं पूछा हुआ सवाल के अंदर, किसे कैलकुलेट करो। कंपनी बोलती कि भैया 3 दिन की लीव्स कैरी फॉरवर्ड किए जाएंगी, 3 डेज की लीव्स को हमने अगले साल आपके लिए कैरी फॉरवर्ड कर दिया एंड उसका एक्सपेंडिचर हमने बुक कर लिया उसी साल 65 लाख रुपए एंड सैलरी कितनी है पर डे की 15,000 ड्यूरिंग 1-2। इस साल की बात चल रही है, आज की बात। एम्प्लॉइज टुक 9 डेज ऑफ वेकेशन इन एवरेज। एम्प्लॉइज ने सिर्फ 9 दिन की छुट्टी ली पूरे साल के अंदर। अब एक चीज बताना, थोड़ा सा टेक्निकली होके बताना मुझे एक चीज समझ के। हर साल छुट्टियां कितनी मिलती हैं 10 डेज की। अगर मैं 11-12 की बात करूं, छुट्टी कितने डेज की मिलती है 10 डेज की मिलती है। समझ गए ना, डेफिनेटली समझ गए। प्लस क्या होगा, प्लस पिछले साल क्या था, पिछले साल था भैया 10-11। पिछले साल 10-11 के अंदर 3 लीव्स क्या थी, 3 पेड वेकेशन लीव्स क्या थी, कैरी फॉरवर्ड थी क्या नहीं थी, डेफिनेटली थी सर। तो इस 3 दिन की ये लगा लो, टोटल कितनी लीव्स हुई 13 लीव्स। टोटल कितनी लीव्स हुई 13 लीव्स हुई। समझ गए ना, टोटल कितनी लीव्स हुई 13 लीव्स हुई ना। कैसे 13 कैसे, 10 डेज की तो इस साल की लीव्स हो गई, फ्रेश लीव्स नहीं मिली छुट्टी है, एंड 3 डेज की कैरी फॉरवर्ड वाली लीव्स थी। समझ गए। छुट्टी उसने ली कितने दिन की पूरे साल के अंदर, क्योंकि उसे पूरे साल के अंदर 13 डेज के बारे में था पूरे साल के अंदर, उसके बाद 13 लीव्स का ऑप्शन था, लेकिन उसने लीव्स ली सिर्फ 9 डेज की। उसने लीव्स ली 9 डेज की, मतलब कि 350 एम्प्लॉइज ने एवरेज के अंदर 9 दिन की छुट्टी ली। तो एक बात बताओ मुझे, 9 डेज के अंदर 3 दिन तो वो थे ना जो उसको पहले छुट्टी मिली थी। 9 डेज के अंदर 3 दिन तो वही थे जो उसको पहले छुट्टी मिली थी। तो 3 दिन तो उसने वहां से यूटिलाइज कर लिए, 3 डेज तो उसने वहां से यूटिलाइज कर लिए, किए कि नहीं किए। 3 डेज तो उसने वहीं से यूटिलाइज कर लिए जो उसको लास्ट ईयर लीव्स एलोकेट हुई थी, और उसका खर्चा वो लास्ट ईयर बुक हो चुका है, उसका खर्चा लास्ट ईयर के अंदर बुक ऑलरेडी कर चुका है वो। एंड मतलब कि उसको 10 दिन में से उसने सिर्फ 6 ही दिन की छुट्टी ली है इस साल। मतलब कि 10 दिन में से उसने सिर्फ 6 ही दिन की छुट्टी ली है, क्योंकि 9 डेज में से 3 डेज तो उसने पहले वाले यूज कर लिए। तो अनयूज्ड लीव्स कितनी हैं, अनयूज्ड लीव्स कितनी हैं 4 डेज की। समझे दोस्तों, अनयूज्ड लीव्स कितनी हैं 4 डेज की अनयूज्ड लीव्स हो जाएंगी 11-12 की, 4 दिनों की। और एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, स्टाफ एट्रिशन रेट कितना था 6%। तो क्या लगता है आपको, आपको पता है 6% का स्टाफ हर रोज चेंज हो रहा है, 6% का स्टाफ हर साल चेंज हो रहा है। तो आपको क्या लगता है पिछले साल जो 350 एम्प्लॉइज थे, क्या वो इस साल भी रहेंगे 350 एम्प्लॉइज? नहीं सर, लीव्स तो उन्हीं को मिलेंगे ना जो लास्ट ईयर भी थे और जो इस साल है। कैरी फॉरवर्ड तो सिर्फ उन्हीं को मिलेगा ना जो लास्ट ईयर भी थे और जो इस साल है। बिल्कुल सर, तभी हमने कैलकुलेट किया कि मेरे परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं जो पिछले साल भी थे और जो इस साल भी हैं। सर मेरे परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं, मैंने निकाला था यहाँ पे 329 एम्प्लॉय। तो बताओ भैया कितने मैन डेज की लीव बुक हो जाएगी, कितने मैन डेज का मुझे एक्स्ट्रा लीव एनकैशमेंट का प्रोविजन बुक करना पड़ेगा 11-12 के अंदर। सर 329 इंटू 4 इज इक्वल टू 1316 मैन डेज।
13,136 मैन डेज। लेकिन सर यहां तो अपने को 350 एम्प्लॉइज की लीव मिल रही है। मैं कब मना कर रहा हूं, जो इस साल कितने नए एम्प्लॉय आए होंगे, क्योंकि स्टाफ का एट्रिशन रेट कितना है, हर साल चेंज होता है, ऑब्वियस सी बात है सर, चेंज होता है। इस साल कितने नए एम्प्लॉइज आए होंगे, 21 नए एम्प्लॉइज आए होंगे। बिल्कुल सर, 21 एम्प्लॉइज आए होंगे इस साल की। जब वो आए होंगे तो आपको पता है पेड वेकेशन लीव्स पूरे साल की मिल जाएंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ हायरिंग, फर्क नहीं पड़ता। टोटल कितनी लीव मिलनी चाहिए, 10 लीव्स। लेकिन जो पिछले 3 कैरी फॉरवर्ड थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो पिछले साल थे ही नहीं ना, पिछले साल वो थे ही नहीं। तो इस साल आए वो, कितनी छुट्टी मिली, 10 छुट्टी मिली, लेकिन एवरेज के अंदर 9 छुट्टी तो वो ले गए। तो एक लीव्स का 1 लीव्स बची, 1 लीव्स, और टोटल कितने हैं बंदे वहां पे, कितने बंदे हैं ये 21। तो या इसका जो प्रोविजन बुक होगा वो होगा 21 मैन डेज का। सैलरी सबकी सेम है, तो यहां पे कितने हुए, यहां पे 1316 प्लस 21, इनको प्लस करो, कितना 1316 प्लस 21, ये हो गया सर मेरा टोटल 1337 मैन डेज का प्रोविजन बुक किया जाएगा इस साल प्रोविजन बुक किया जाएगा, ठीक है। लेकिन एक बात बता, सैलरी इंक्रीज वाज 10%, इस साल सैलरी भी बढ़ गई। पिछले साल सैलरी कितनी थी 15,000, इस साल सैलरी बढ़ गई 10%। बताओ 15,000 प्लस 10% करो कितना होगा, इज इक्वल टू 16,500। तो इसको 1337 इंटू 16,500 से मल्टीप्लाई करो। डेट एम्प्लॉइज टू 22060,500 का ये आ जाएगा आपका छटपटाता हुआ आंसर। इतना भार चाड़ किया हुआ, बहुत ही सिंपल है। ये देखिए, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन अनपेड इतनी हो गई, प्रोविजन फॉर अनयूज्ड पेड लीव 65 लाख, इतना हो गया पिछले सालों का। समझ गए, बहुत सिंपल है ये, तो समझ गए ना। ठीक है सर, ये भी हो गया जी। इलस्ट्रेशन 5 भी हो गई, 6 भी हो गई, इलस्ट्रेशन 8 ये बोनस की है जो आपको समझाया गया था, बोनस वाला। अरे सेम टू सेम चीज है इसमें भी। एसर के पास 350 एम्प्लॉइज हैं, 6% का एट्रिशन रेट है, मतलब कि परमानेंट वाले कितने हो गए 3 to 9 हो गए, ठीक है ना, कितने हो गए 3 to 9 हो गए। एसर प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल इट्स एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय को मिल जाएगा। एंड जो नॉन है, नॉन वाले, नॉन परमानेंट, वो कितने हो गए 21, कितने हो गए 21। अब एक बात बताना, एसर प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट टू ऑल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज। एनुअल बोनस मिलेगा ड्यूरिंग पास्ट 10 ईयर का। एसर पेड बोनस टू ऑल एम्प्लॉइज हु इन सर्विस ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर। ध्यान रखना, कहता जिसने पूरे साल काम किया सिर्फ उसे बोनस मिला जाएगा, मतलब कि सिर्फ 94% ऑफ एम्प्लॉइज को ही बोनस मिलेगा, क्योंकि सर 6% तो आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा। मतलब परमानेंट एम्प्लॉय कितने हैं मेरे 329 एम्प्लॉइज को ही बोनस मिला जाएगा, ठीक है सर। बोनस वाज पेड इन जून, पिछला बोनस पे किया गया था जून के अंदर, फॉलोइंग द फाइनेंशियल ईयर एंड। अमाउंट ऑफ बोनस फॉर 1-2 पेड इन जून 2002 रिप्रेजेंटेड 125 ऑफ एम्प्लॉइज। 125 मतलब कितना मिलेगा पर एम्प्लॉय को बोनस, 125 मिलेगा। एसर लिमिटेड यूज्ड टू इंक्रीज अमाउंट ऑफ बोनस बेस्ड ऑन ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट। कहता कि बोनस की अमाउंट हर साल इंक्रीज होती रहती है बेस्ड ऑन ऑफिशियल इन्फ्लेशन रेट विच इज 8.5% फॉर 2-3। पिछले साल कितना बोनस दिया गया था 1,25,000। अब आल्दो कोई हमारा इंक्रीज का ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हम पढ़ के आए हैं कि बोनस के अंदर अगर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी होती है ना तब भी कंसीडर कर ली जाती है, तब भी कंसीडर कर ली जाती है। तो 2003 के 31 मार्च के अंदर कितनी बोनस के प्रोविजन की एंट्री पास होगी सर, बहुत सिंपल है। 125 का तो बोनस है प्लस 8.5% करो, उस साल का इन्फ्लेशन रेट का ट्रीटमेंट कितना होगा 125 प्लस 8.5%। इट इंप्लॉइज टू 135625। सबको नहीं मिलेगा, सिर्फ 94% एम्प्लॉइज को मिलेगा, इंटू 329 कितना हो जाएगा खर्चा। दिस इज टू
4462,625 दैट्स इक्वल टू खत्म। ये आपका बोनस का प्रोविजन आ जाएगा। दिस इज योर ट्रीटमेंट। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बोनस। एंड जब कंपनी उसको कैश में पेमेंट हो जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर बोनस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फटैक। ओके डन हो गया जी, 8 भी हो गया। इलस्ट्रेशन 9th मैंने यहां लिखा हुआ है इजी क्वेश्चन, तो मतलब आपसे सोल्व हो जाएगा। तो इलस्ट्रेशन 9 आप सोल्व कर लेना दोस्तों, मैं नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है यहाँ पे। इलस्ट्रेशन 10 इजी क्वेश्चन, अगर जो इजी है वो कर लेना, कोई टेंशन वाली बात थोड़ी है। इलस्ट्रेशन 11 अरे कुछ कॉन्सेप्ट है, कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी। देखता हूं क्या बोला है इसने इलस्ट्रेशन 11 के अंदर, देखते हैं क्या बोला है। ये भी आसान है, कर लेना, मेरे काम की चीज नहीं है ना, जो मुझे चीज समझानी थी मैं समझा चुका हूं। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, बहुत सिंपल है। इलस्ट्रेशन 13 एंड 14 वेरी वेरी सिंपल इलस्ट्रेशन, बहुत ही इजी है, कुछ भी हो कर लेना। आप बोलोगे सर आपने क्वेश्चन नहीं कराए ये वाले, इलस्ट्रेशन 11, 13, 14, 20, 21, 23 मैं नहीं करा रहा। सर आप बोलोगे क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे, यू आर इन अ सीए फाइनल स्टूडेंट, आपके लिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन कराए जो थोड़े से टेक्निकल थे। देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है इजी क्वेश्चन बेस्ड ऑन गुड क्वेश्चन, लेकिन आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए था ना, तभी कराए हैं। ये क्वेश्चन कर लेना, बहुत ही सिंपल है। अगर कोई दिक्कत आई मैं बैठा हूं ना, मेरे से पूछ लो मैसेज करके, मेरे से पूछो मैसेज करके, आपको मैं समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लेना। देखिए ये आरटीपी का नवंबर 18 का क्वेश्चन है, ये आरटीपी का नवंबर 18 का क्वेश्चन है। नॉर्मली मैं इसको नया क्वेश्चन नहीं मानता, क्योंकि ऑलरेडी आरटीपी का क्वेश्चन है एंड ये एमटीपी के अंदर भी आ चुका है। एंड ये वाला क्वेश्चन टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन 9 ये आरटीपी मई 20 का क्वेश्चन है। मैं ये भी नहीं सोल्व, मैं क्यों कराऊं सोल्व, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है आरटीपीस के, तो कोई लॉजिक नहीं बनता। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की शांति के लिए ये क्वेश्चन सोल्व करवा देता हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एंड इस क्वेश्चन को हम नए मेथड से सोल्व करेंगे, चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। कम ऑन, टेस्ट नॉलेज क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं जंप करके। चलिए बस ये करते हैं, चलो पढ़ो इस क्वेश्चन को फटाफट। इस क्वेश्चन को पढ़ो फटाफट, थोड़ा सा पढ़ो, एक टाइम लो, थोड़ा सा 5 मिनट का टाइम लो, पढ़ो। हमको करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, एग्जामिन एंड present how the event would be reported in the financial statement of A Limited for the year ended 31st March 2 as per Ind AS। एक बात ध्यान रखना, Ind AS के अंदर कोई भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, इस बात को ध्यान से रख लेना, बार बार बोल रहा हूं। Ind AS के अंदर कोई भी फॉर्मेट प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, आप कोई भी फॉर्मेट से क्वेश्चन कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। टेस्ट योर नॉलेज, क्वेश्चन 8। इसने क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर कि हमको ये बताओ, एग्जामिन एंड प्रेजेंट, हमको एग्जामिन एंड बताओ करके प्रेजेंट हाउ द अबव इवेंट, कि जो ऊपर की बातें लिखी हुई हैं, वुड बी रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2012 एज पर Ind AS। कौन सा Ind AS? 19 Ind AS। चलिए हमको हर ट्रांजैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है, जो भी इवेंट हुए हैं, ठीक है, फटाफट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ए लिमिटेड प्रिपेयर्स हिज फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31st मार्च ईच ईयर, शुक्रिया बता दिया आपने, मेहरबानी। इट ऑपरेट अ डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान। कुछ बच्चे बोलते हैं सर आपने ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखो दोस्तों, थोड़ी सी बात ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि हम ये क्या कर रहे हैं, वी आर नॉट
वी आर नॉट गोइंग टू डील ऑल द स्टैंडर्ड। मैं आपको पूरा इंडियस 19 नहीं समझा रहा। अगर आपको पूरा इंडियस 19 समझा रहा होता तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती कि नहीं हमें छोटी से छोटी चीज के बारे में पता हो। यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं सोल्व, लेकिन मैंने अपनी साइड से कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने प्रॉपर आपको समझाया है। मेरे पास जितनी भी नॉलेज है मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरा स्टूडेंट जो मुझसे पढ़े उसको नॉलेज ना हो, उसको हर चीज की नॉलेज हो, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो, वो एग्जाम में रट्टा ना मार के जाए। तो अगर थोड़ा सा कई बार होता है कि यार ये चीज क्या है वो चीज क्या है, थोड़ा सा बेयर कर लेना ना, क्योंकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है कि मैं सारी चीजें आपको नहीं समझा सकता। हाँ, अगर हमारा रेगुलर बैच होता, कोई इंडियस 19 का लेक्चर होता, देन आई विल हैंडल ऑल द थिंग्स। ठीक है, चलो। इट ऑपरेट अ डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान ऑन बिहाफ ऑफ करंट एंड फॉर्मर एम्प्लॉइज। एक तो जो इस साल के एम्प्लॉइज है, जो हमारे आज के एम्प्लॉइज हैं, और जो पहले वाले एम्प्लॉइज थे उनका भी बेनिफिट प्लान हम ए लिमिटेड करती है रन। ए लिमिटेड रिसीव्स एडवाइस फ्रॉम एक्चुअरीज। एक्चुअरीज क्या होते हैं? जो कंपनी के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, भी कंपनी का खर्चा क्या है, कितने बेनिफिट है, कितने क्या है, ये सारा काम होता है एक्चुअरीज का। एंड एक्चुअरीज कौन होते हैं? विच इज क्वालिफाइड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया। बहुत ही हार्ड एग्जाम है दोस्तों। regarding contribution level and overall liability of the plan to pay benefit on 1st April, साल की शुरुआत के अंदर the actuary advice, उन्होंने एडवाइस किया that the present value of the defined benefit obligation was, बाप रे बाप, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, मतलब आपको जो पे करनी है, मतलब लाइबिलिटी, चार्जिंग खत्म हो गई भैया इसकी, वी नीड टू चार्ज फटाफट। क्या बोलता? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब आज की डेट में 1 अप्रैल को हमारी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की। मैं होपफुली अज्यूमिंग दैट आपको पता हो कि डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन होती क्या है। हम बना रहे हैं यहाँ पे अकाउंट, हम सिंपल, क्योंकि हमें सिर्फ बताना है कि कैसे रिपोर्ट होंगी ट्रांजेक्शन, तो हम बना रहे हैं अकाउंट किसका? डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, चलो। अब ऑब्लिगेशन, अब यहां पे आ जाएगा 1 अप्रैल को बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस है भाई? इतना बैलेंस है जी, 1 2 3 4 5 6 7, 6 करोड़ रुपए, 6 करोड़। ठीक है जी, डन हो गया जी। On the same date, the fair value of the asset of the defined benefit plan, एक होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, मतलब आपको कंपनी को एम्प्लॉइज को पे करना है, आपकी ऑब्लिगेशन है। ऑन द एक होता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, मतलब कि कंपनी अपनी ऑब्लिगेशन को सेव करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, ताकि हमारा खर्चा सेव रहे, कंपनी खुद से भी कुछ ना कुछ चीजें कंट्रीब्यूट करती रहती है, उसको बोल देते हैं वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान। एंड ये कंपनी के लिए क्या होता है? असेट होता है। डिफाइंड बेनिफिट प्लान इज एन असेट फॉर द कंपनी। उसकी वैल्यू कितनी है? 5 करोड़ 20 लाख रुपीस। तो एक अकाउंट हम और बना देते हैं साइड में आके, यहां पे क्या? डिफाइंड बेनिफिट प्लान अकाउंट। ठीक है, डेबिट क्रेडिट। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये कंपनी की असेट है तो यहां पे आएगा टू बैलेंस सीडी, जितना भी है 5 करोड़ 20 लाख। ठीक है सर, डन हो गया। ऑन 1 अप्रैल उसी साल द एनुअल मार्केट यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड वाज 5%। एंड एज पर इंडियस 19, एक चीज ध्यान रखना, एज पर इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट क्या बोलता है? जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस होगा, चाहे वो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का हो, चाहे वो डिफाइंड बेनिफिट आपका प्लान का हो, आपको इंटरेस्ट का इनकम या इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर, आपको जितना बैलेंस आपका फर्स्ट डे ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड आ रहा है, फर्स्ट डे आ रहा है, उस पे बुक करना है। बाकी कोई चीजें जो भी आपकी बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है उनको इग्नोर कर देना है। तो यहां पे आपकी आ जाएगी इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी? इसकी 5%, 6 करोड़ की 5%। डेट एम्प्लॉइज टू 30 लाख।
और आपसे पूछा है तो ये कहां जाएगी, इट विल गोल टू P&L अकाउंट, ये आपका लॉस ही जाएगी P&L अकाउंट के अंदर। तो एक चीज हमने यहाँ पे कर दी। और ये क्या है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान है, कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, कितना 5 करोड़ 20 लाख, और इसकी क्या आएगी, इंटरेस्ट की इनकम बन जाएगी। कितनी बन जाएगी भैया, 5 करोड़ 20 लाख की 5% के हिसाब से 26 लाख। ठीक है, ये कहां जाएगी, P&L में जाएगी, इनकम के अंदर। ठीक है, P&L इनकम में जाएगी, समझ गए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च, एक साल के आखिर के अंदर, ए लिमिटेड मेड कंट्रीब्यूशन ऑफ 70 लाख इनटू प्लान, प्लान के अंदर 70 लाख रुपए और जोड़ दिया, मतलब प्लान की वैल्यू बढ़ गई, तो बैंक अकाउंट 70 लाख। बहुत सिंपल है। ठीक है सर। एंड प्लान पेड आउट, जो ये प्लान है आपके पास डिफाइंड बेनिफिट प्लान, दैट प्लान पेड आउट बेनिफिट ऑफ 42 लाख टू रिटायर मेंबर्स, बोथ दीज पेमेंट वर मेड ऑन 31 मार्च। 42 लाख रुपए आपने इस प्लान से पे कर दिए। किसको पे किया आपने, ऑब्वियस ही बात है, पे कर दिए। तो जब वैल्यू कम हो गई तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 42 लाख पे कर दिए। ठीक है, पे कर दिए। अब एक बात बताओ, जब कोई क्यों पे किए, क्योंकि आपकी ऑब्लिगेशन थी ना, तो आपकी ऑब्लिगेशन थी ना, तो ऑब्लिगेशन 42 लाख से कम हो गई ना, तो यहां पे लिख दो ऑब्लिगेशन कम हो गई आपकी, आपने पेमेंट कर दिया, आपकी ऑब्लिगेशन कम हो गई। कितने से ऑब्लिगेशन कम हो गई, डिफाइंड बेनिफिट प्लान से निकल जाएगा आपका यहाँ पे 42 लाख रुपए। 42 लाख की ऑब्लिगेशन कम हो गई ना आपकी, आपको 6 करोड़ पे करना था और इस साल का इंटरेस्ट भी लग गया 30 लाख रुपए का इसके ऊपर। ठीक, क्योंकि दिस इज योर इंटरेस्ट कॉस्ट, माननी पड़ेगी एज पर इंडिया 19, ऑप्शन नहीं है आपके पास। एंड 42 लाख आपने पे भी कर दिए, तो मतलब 42 लाख की आपकी ऑब्लिगेशन कम हो गई। बहुत बढ़िया। ठीक है सर, डन हो गया जी। The actuary advised that the current service cost for the year ended was 62 लाख, मतलब इस साल का ऑब्लिगेशन का खर्चा 62 लाख रुपए से बढ़ जाएगा। लिखो करंट सर्विस कॉस्ट 62 लाख रुपए, और ये कहां जाएगी, P&L में जाएगी, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, खर्चा है आपका ना। ओके, On 28 फरवरी को हुआ क्या, द रूल्स ऑफ द प्लान वर अमेंडेड, प्लान के रूल अमेंड हो गए विद रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, मतलब पिछले सालों का भी इंपैक्ट आज ले लो। दीज अमेंडमेंट मीन, ये अमेंडमेंट चाहती हैं दैट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन वाज इंक्रीज्ड बाय 15 लाख। हो इससे क्या हुआ, 15 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ गई आपकी ऑब्लिगेशन की, तो बढ़ गई तो इसी साइड आएंगी ना, इसको बोलते हैं हम पास्ट सर्विस कॉस्ट। पहले की कॉस्ट अभी कंसिडर करोगे, पूरी की पूरी कहां जाएंगी, P&L में जाएंगे एज पर इंडिया 19, कितनी 15 लाख। सर इसका इंटरेस्ट नहीं बुक होगा, नहीं इंटरेस्ट बुक होगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग का ओपनिंग बैलेंस है सिर्फ उसी का इंटरेस्ट बुक करना पड़ेगा अपने को, ये भी जाएगी P&L में। अगला, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च ड्यू, ए लिमिटेड वाज इन नेगोशिएशन विद द एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव प्लान्ड redundancies. The negotiation was completed shortly before the year end and the package was agreed. The impact of these was to reduce the, अच्छा कहता आप काम करो, उसकी वैल्यू को 80 लाख से कम कर दो। किसकी वैल्यू को, ऑब्लिगेशन की वैल्यू को, मतलब कि अपनी ऑब्लिगेशन 80 लाख रुपए से कम हो जाएगी। क्या बात है। बिफोर 31 मार्च ए लिमिटेड मेड पेमेंट ऑफ 75 लाख टू एम्प्लॉय। 80 लाख की चीज के वो 75 लाख रुपए पेमेंट कर रहा है, 80 लाख रुपए की चीज के वो 75 लाख रुपीस पेमेंट कर रहा है। तो पेमेंट कहां से जाएगी, पेमेंट तो यहीं से जाएगी ना, पेमेंट तो प्लान से जाएगी। जो प्लान में पैसा लेके बैठे हो, क्या करोगे इस पैसे का, तो पेमेंट जाएगी ना। कितने की पेमेंट गई, 75 लाख की पेमेंट यहां गई। अब एक बात बताओ, लायबिलिटी कितने ही कम करनी है, 80 लाख रुपए की पेमेंट कितने ही करी, 75 लाख की पेमेंट यहां जाएगी क्योंकि वैल्यू कम हो गई। अब एक बात बताओ, कितनी कम करनी है वैल्यू कम हमको करनी है, कितनी कम करनी है, 80 लाख, पेमेंट कितनी करी 75 लाख, तो 5 लाख का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया ना। P&L अकाउंट लिखो यहाँ पे 5 लाख रुपए, कितना 5 लाख रुपए, कितना 5 लाख रुपए क्या हो गया, मुनाफा हो गया। दोनों चीजें की एंट्री क्या पास करोगे, इसकी एंट्री कुछ पास नहीं होगी, इसकी एंट्री पास हो जाएगी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट डेबिट टू P&L। 5 लाख की लायबिलिटी कम हो गई, 5 लाख का प्रॉफिट बुक कर लिया। एंड यहां पे हमने सिर्फ 75 लाख की तो किया पेमेंट, किससे किए, हमारे जो प्लान में से कर दिए पेमेंट। ठीक है,
दिस पेमेंट वाज मेड आउट ऑफ असेट ऑफ द रिफाइंड बेनिफिट प्लान। देखिए पेमेंट कहां से करी, लिखा हुआ है मेड आउट ऑफ द असेट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान। जो आपके असेट है आपने वहां में से पेमेंट करी है, मतलब जितने आपके असेट हैं आपने पहले तो 42 लाख की पेमेंट करी, फिर 75 लाख रुपीस की आपने पेमेंट करी यहां पे। ठीक है, डन। 31 मार्च 2 पे बैलेंस आ गया क्लोजिंग। द एक्चुअली एडवाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन वाज 6 करोड़ 80 लाख। 6 करोड़ 80 लाख की वैल्यू बता दी एक्चुअली ने। यहां पे कितनी वैल्यू बताई है एक्चुअली ने, कितनी वैल्यू बताई, बैलेंस बीडी कितना बताया, 6 करोड़ 80 लाख। ठीक है जी, उसका बताया 5 करोड़ 60 लाख। डन हो गया जी, ये बताया इसने 5 करोड़ 60 लाख। अब क्या, अब बैलेंस निकाल दो, देख लो, बैलेंस निकाल के चेक कर लो, इसका टोटल मारो भैया, टोटल कितना आ रहा है, 5 करोड़ 60 लाख प्लस 75 लाख पेमेंट प्लस 42 लाख माइनस 5 करोड़ 20 लाख माइनस 26 लाख माइनस 70 लाख, यही आ रहा है ना। इट एम्प्लॉइज टू, क्या आ गया ये 61, ये आ गया भैया, क्या आ गया ये 61 लाख का लॉस आ गया एक्चुरियल का। 61 लाख रुपए का आपका लॉस आ गया, बैलेंसिंग फिगर आप टोटल मार लीजिए, आपका 61 लाख रुपए का लॉस आ गया भैया। कैसे लॉस आ गया, क्योंकि ये बैलेंस ज्यादा हो गया आपका। कैसे, 5 करोड़ 20 लाख प्लस 26 लाख प्लस 70 लाख, ठीक है, कितना बन गया 6 करोड़ समथिंग कुछ ये वैल्यू फिट बैठ रही है। और यहां पे कितना आ गया 5 करोड़ 60 लाख प्लस 42 लाख प्लस 75,000 एंड अगर आप माइनस करेंगे तो आप, हाँ यहां नहीं सॉरी, अबे यार क्या हो गया, दिस इज एक्चुरियल गेन, दिस इज एक्चुरियल गेन ऑफ 61 लाख। यह क्या है, रीमेजरमेंट प्लान। यह आपका 61 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, मुनाफा हो गया डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर। अब यहां का टोटल कीजिए भैया, अब यहां पे कीजिए, अगर कोई चीज यहां पे, अब यहां का टोटल कीजिए, करिए। छह करोड़ प्लस 30 लाख प्लस 62 लाख प्लस 15 लाख माइनस 42 लाख माइनस 75 लाख माइनस 5 लाख माइनस 6 करोड़ 80 लाख, डेट इज इक्वल टू 95 लाख का लॉस आ रहा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर। 95 लाख का लॉस आ रहा है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर। अगर आप टोटल करते हो 95 लाख का लॉस, 95 लाख का लॉस आ रहा है आपका डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन के अंदर। ये कहां जाएगा, ओसीआई के अंदर जाएगा, ध्यान रखना। एंड यहां पे 61 लाख का आपका प्रॉफिट आ रहा है डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर, कहां जाएगा, ओसीआई में। दोनों क्या जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। तो नेट के अंदर कितना लॉस रह जाएगा मेरा, 34 लाख रुपीस का आपका लॉस ऑन रीमेजरमेंट आ जाएगा। और ये कहां जाएगा, आपका ओसीआई के अंदर चला जाएगा। दिस इज योर आंसर। इसने कैसे किया मुझे नहीं पता, आईसीआई ने, आप ये भी जैसे आईसीआई ने किया वैसे भी कर सकते हो, मुझे टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन मेरी यही फिगर आ रही है जो आपके सामने बताई है, 3400 रुपया। 3400 यहाँ पे लिखा हुआ है
000 तो 34000000 34 लाख का लॉस आ रहा है मेरा। यहाँ पे लिखा होगा रीमेजरमेंट लॉस, ये आपका ओसीआई में चला जाएगा और जो भी हमने बातें की हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो ये वाला मेथड भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कॉन्सेप्ट पे रखना। एंड होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड अपना ख्याल रखना एंड टेक केयर। कोई डाउट पूछ लेना, और भी वीडियोस आती रहेंगी। एंड हैप्पी रहना। बाय। जय हिंद। आपका दोस्त ये केजे।